नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक नई एनोमली क्रिएट हो गई है और वो एनोमली क्रिएट हुई है प्रशांत भूषण ने एक चिट्ठी लिखी है रजिस्ट्री को। हालांकि इस तरह की चिट्ठियों का सिलसिला इस समय सुप्रीम कोर्ट में जारी है। पिछले महीने हमने एक चिट्ठी दुष्यंत दवे की देखी थी। दुष्यंत दवे ने एक चिट्ठी लिखी थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और ये कहा था कि जो सेंसिटिव मैटर हैं उनमें बेंचेस बदल दी जाएं। हालांकि इससे बड़ी धृष्टता कुछ और हो नहीं सकती मेरी नज़र में। क्योंकि सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं जिनके डायरेक्ट एलिवेशन के अलावा मोस्टली चीफ जस्टिस से ही आते हैं। आप सोचो कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो क्या कम बुद्धिमान था, वो भी पीआईएल्स डिस्कस कर रहा था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद, और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का टेन्योर रहता है वो 4-5 साल ही रहता है, बहुत ज्यादा जजेस का टेन्योर नहीं रहता। यानी कि जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के बाद 4-5 साल के बाद वो चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आते समय 55, 57, 58 साल के होते हैं, 62 साल की उम्र में वो रिटायर होते हैं, 65 साल की उम्र में कुछ रिटायर होते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जब बनता है कोई जजेस, तो हमने देखा कोई 2 महीने के लिए, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, वो भी अगर जल्दी आ गए तो, अदरवाइज रिटायरमेंट हो जाता है। उनकी एज का भी चक्कर रहता है कि भाई वो कितनी एज में एलिवेट हुए थे। हो सकता है कि ज्यादा सीनियर आयु में ज्यादा सीनियर जज हो और वो चीफ जस्टिस न बन पाया। और संजय किशन कौल साहब उसका इलस्ट्रेशन है, वो आयु में ज्यादा है, रिटायरमेंट उनका पहले है, लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं है। चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है। आप सोचिए, तो उनको ये चिट्ठी दुष्यंत दवे ने ओपन लेटर लिखा था। लेटर अगर लिखा जाता तो केवल उनके लिए लिखा जाता तो समझ में आता है। ओपन लेटर का मतलब होता है राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है। ओपन लेटर का मतलब होता है कि वो अपनी मार्केटिंग भी करना चाहते होंगे कि भाई उनको लोग जाने कि वो कितने क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। तो दुष्यंत दवे साहब ने ओपन लेटर लिखा और उसमें कहा कि बेंचेस बदल दीजिए, बेंचेस सेंसिटिव मैटर में सेंसिटिव जजेस को बिठाइए। ये बिल्कुल वैसे ही याद आ रहा है जैसे कि आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उस समय 4 जजेस रोड पर उतरकर बयानबाजी दे रहे थे और कह रहे थे साहब मैटर जो है लिस्ट नहीं किए जा रहे, जबकि उनकी अपनी सीनियरिटी जूनियरिटी, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज से जूनियर मोस्ट जज के बीच की सीनियरिटी जूनियरिटी 4-5 साल की होती है। कभी कभी एक्सेप्शनल कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन 4-5 साल की होती है। लगभग एक बैच जो चल रहा होता है वही बैच के आगे पीछे जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। आप सोच कर देखिए, उनकी एज अगर देखोगे तो एज भी लगभग आपको ज्यादातर जजेस की 3 साल के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोई 6 महीने सीनियर है या 6 महीने जूनियर है, ऐसा कहना कि बेंच बदल दीजिए, ये मुझे लगता है कि उन जजेस जिनकी अदालत में केस चल रहे हैं उनकी अदालत की ये अवहेलना है, या मैं कहूं अवहेलना शब्द थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, ये उनका कहीं ना कहीं से तिरस्कार है। लेकिन लेटरों का जंग जारी है। ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी को भी अभी एक लेटर लिखा था पीछे प्रशांत भूषण साहब ने। उन्होंने वो जर्नलिस्ट का केस उठाया था और कहा था उनकी लिस्टिंग जल्दी करवा दीजिए, बहुत जल्दी सुनना है। तो लेटर का, और इसके अलावा लेटर की जो जंगें चल रही हैं वो रिटायर्ड जजेस लिख रहे हैं, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लिख रहे हैं, रिटायर्ड बहुत सारे लोग। आजकल चिट्ठी पत्री गैंग शुरू हो गया है हमारे देश में। चिट्ठी पत्री गैंग से मतलब है कि चिट्ठी पत्रियों का दौर भारत में जारी है। आप सोचिए, अवार्ड वापसी के बाद चिट्ठी पत्री। खैर, लेकिन ये लेटर एक जेन्युइन लेटर मुझे लगता है कि जेन्युइन लेटर लिखा है। कारण क्या है? रजिस्ट्री से भूल हुई है, या सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, या फिर कोई और बात है। लेकिन प्रशांत भूषण साहब तो सेंटर फॉर पीआईएल के लिए केस कर रहे थे और सेंटर फॉर पीआईएल के केस में, जिसमें जजेस कॉलेजियम केस, जो कॉलेजियम अपॉइंटमेंट का नंबर है वो हो रहा था, उस केस में वो 5 दिसंबर को सुनवाई भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए थे। 5 दिसंबर को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होते हुए उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था। वो आग्रह जो उन्होंने कोर्ट से किया था, उसके दौरान जो बात निकल कर आई वो और ज्यादा गंभीर है, और इसकी गंभीरता के मायने निकलते हैं। गंभीरता के मायने हम सबको समझ में आने चाहिए। हालांकि मेरा मानना यह है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, और टेक्निकल फॉल्ट या फिर कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई होगी, जानबूझकर ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन बात तो यह है कि ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, जो कि सबसे ज्यादा सीनियर हैं, 15 इसी महीने में रिटायर हो रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल और ऑनरेबल जस्टिस धूनिया की अदालत में केस चल रहा था।
कोलेजियम के द्वारा जो रिकमेंडेशन की जाती है वो रिकमेंडेशन केंद्र सरकार पिक एंड ड्रॉप या पिक एंड चूज ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो रिकमेंडेशन करते हैं। उस रिकमेंडेशन में केंद्र सरकार कुछ का तो नोटिफिकेशन कर देती है अपॉइंटमेंट का और कुछ का नोटिफिकेशन नहीं करती। केंद्र सरकार से मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका नोटिफिकेशन करते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खास बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के ही इंटरप्रिटेशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सोल अथॉरिटी नहीं है। सोल अथॉरिटी मतलब वो डिसीजन मेकर सोल नहीं है, उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बगैर प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट को जब रिकमेंडेशन की गई कोलेजियम के द्वारा तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जब जाएगी तो प्रेसिडेंट उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेजेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर जिस पर अप्रूवल दे देगी उतने गजट हो जाएंगे, या मैं कहूं उतने का वारंट हो जाएगा। टेक्निकल भाषा में अपॉइंटमेंट का वारंट होता है, बाकायदा मतलब पब्लिकेशन होता है, तो उतने पब्लिकेशन हो जाएंगे। इसलिए इस मामले में कि भाई जो कोलिजियम रिकमेंड कर रही है देश भर में जजेस के ट्रांसफर, पोस्टिंग, जजेस के अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट या हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, इन मामलों में केंद्र सरकार या मैं कहूं प्रेसिडेंट पूरा वैसा का वैसा ही गजट क्यों नहीं करता, वो वैसा का वैसा ही क्यों नहीं वारंट निकालता, वो उनमें से चूज क्यों करते हैं। ये हम सब जानते हैं। प्रक्रिया तो ये है कि कोलेजियम ने कोई रिकमेंडेशन करी, उसके बाद वो इंटेलिजेंस के पास जाती है, इंटेलिजेंस उस पर रिपोर्ट लेकर आता है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट किसी की जल्दी और किसी की देर में भी आ सकती है। तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार फिर वो चीफ जस्टिस के पास वापस जाती है, कोलेजियम के पास वापस जाती है और कोलेजियम को वो रिपोर्ट बताई जाती है कि भाई ये कारण है और इन कारणों की वजह से हम ये अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। हालांकि ये अभी शुरू हुआ है क्योंकि चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया कि हमें बताइए कारण क्या है। वो आपको याद होगा कि सौरभ कृपाल के मामले में, जो कि एक घोषित गे हैं, उनका अपॉइंटमेंट का मामला 3-4 बार सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने वो डिनाई कर दिया। डिनाई करने के बाद ये कहा गया कि भाई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ठीक नहीं आई। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चीफ ने मांग ली। चीफ ने जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उसमें मांगी थी तो फिर केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मांगते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया। जनरली क्या करती है, जनरली प्रेसिडेंट के पास जो मामला जाता है उसमें अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनको ठीक नहीं आ रही है, पब्लिक परसेप्शन अगर ठीक नहीं आ रहा है, जनता का व्यू या जो कोर्ट रूम है वहां से कुछ ठीक खबरें नहीं आ रही हैं, उनकी अपनी पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं आ रही है, तो फिर वो उनको रोक लेते हैं। उन मामलों को रोककर बाकी जो वहां से क्लियर होता जाता है उनके गजट कर दिए जाते हैं। अब रोक लिया गया, इस बात को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ जाए तो फिर उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है, कारण बताना पड़ता है और कोर्ट और फिर केंद्र को डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कुछ नाम रिकमेंड किए तो केंद्र ने उसको मना कर दिया। अब वो मना करने लगे हैं, पहले वो मना नहीं करते थे, वो फाइलें रोक लेते थे, बाकी का वो अपॉइंटमेंट कर देते थे। और किसी की जिंदगी में या किसी की लाइफ में जो पर्सनल रिपोर्ट आई है वो क्यों पब्लिश की जाए, वो क्यों बताई जाए। भाई केंद्र के पास डिस्क्रिशन है, या फिर मैं कहूं कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। विवेक के इस्तेमाल के पीछे का जो रीजन है वो सुप्रीम कोर्ट मांगने लगा है। अब मांगने लगा है तो वो बताने लगे हैं, जब वो बताने लगे हैं तो वो रिजेक्ट भी करने लगे। तो आप सोचो कि जिनके नाम रिकमेंड किए गए हैं उनकी लाइफ के ऊपर जो प्रश्न खड़े करती है सरकार, या जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें होती हैं, उनका क्या हश्र होता होगा। इसीलिए सौरभ कृपाल वाले मामले में उन्होंने रिपोर्ट मांग ली, रिपोर्ट को पब्लिश कर ली, रिपोर्ट उन्होंने दे दी और उनको गे बता दिया, और गे बताते हुए ये वो तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहना पड़ा कि भाई किसी की सेक्सुअलिटी से हमें क्या मतलब है, कोई गे है तो हमें क्या मतलब है। मैं मान के चलता हूं कि कोई डू है तो उसको क्या देश में पब्लिक परसेप्शन नहीं होना चाहिए। न्याय होने के लिए न्याय दिखना नहीं चाहिए, पर्सनालिटी होने के लिए पर्सनालिटी दिखनी नहीं चाहिए, पर्सनालिटी दिखनी भी चाहिए। अननेचुरल पर्सनालिटी को हम भारत में तो एटलीस्ट स्वीकार नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं कर सकते। बाकी ये लोग जो चाहें वो करते रहेंगे, वो आगे की बात है। सवाल यहां पर यह था। अब हुआ क्या कि संजय किशन कौल साहब जो इस समय रिटायर होने वाले हैं, सुप्रीम उन्होंने 370 का डिसीजन अभी कल ही प्रोनाउंस किया है, और वो कश्मीरी हिंदू होने के नाते उन्होंने 1980 से लेकर अभी तक
1980 से लेकर अभी तक स्टेट या नॉन स्टेट होल्डर्स ने या स्टेक होल्डर्स ने जो वहां ज्यादती की है, ऐसा उनका कहना था। 1980 से लेकर अभी तक ट्रूथ कमीशन बैठना चाहिए और ट्रू कमीशन ये बताए कि वाकई में वहां क्या हुआ था। ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगा दिया गया, और दूसरा परसेप्शन बनाया जाता है और उसमें ये बनाया जाता है कि साहब सेना गलत कर रही है इस मामले में और फोर्सेस गलत कर रहे हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट आनी चाहिए 1980 से लेकर अब तक की कि वाकई में पिछले 40 साल में आखिर हुआ क्या, वहां लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स के केसेस क्या है और किसने वायलेशन किया और कितने वायलेशन हुए और कैसे वायलेशन हुए। खैर, ये उनकी अपनी पीड़ा थी कश्मीरी हिंदू होने के नाते कि भाई कश्मीरी हिंदुओं के साथ ही चाहे किसी ने किया हो, कश्मीरी हिंदू तो पिसा ही ना वहां। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि उनकी अदालत में जो रिटायर होने वाले हैं उनकी अदालत में यह मामला आया कि साहब कोलिजियम के अपॉइंटमेंट सरकार को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की रिकमेंडेशन मानने के लिए सरकार बाध्य है। ये प्रश्न चल रहा था। उन्होंने केंद्र सरकार को लिख दिया, केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल को बुलाकर कुछ हड़का शुड़का दिया। आपको मालूम है ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब, जो बहुत लंबे समय से सीनियर एडवोकेट हैं, राजस्थान हाईकोर्ट से सीनियर एडवोकेट हुए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करने लगे, लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करते रहे, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं क्योंकि वो आप सोचो कि चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री थे, बहुत कम आयु में मंत्री हो गए थे और बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जगदीप धनखड़ साहब ने शपथ लेते ही कोलिजियम के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस उपस्थित थे और चीफ जस्टिस के सामने ही बेसिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो बताता है सुप्रीम कोर्ट, बेसिक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो यह है कि हम जनता के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहां रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम भारत के लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं और पार्लियामेंट से सरकार चुनी जाती है, इसलिए सरकार हम भारत के लोग होते हैं। तो बेसिक ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोग सरकार के थ्रू एक्ट करते हैं, इसलिए 5 जजेस बैठकर कोई निर्णय लें, ये निर्णय कितना उचित है, यानी कि वो रिकमेंडेशन करें और कोई प्रोसीजर बना लें, कोई कानून बना लें, वो कितना उचित है। क्या 5 जजेस बैठकर कोई कानून बना सकते हैं? मैं कहता हूं 31 के 31 जजेस बैठकर भी कोई कानून बना सकते हैं क्या, जिसमें हम भारत के लोग शामिल नहीं हैं, वो इलेक्टेड लोग होते हैं, वो वो सेलेक्टेड लोग होते हैं, वो कोई इलेक्टेड लोग नहीं होते हैं, जनता ने इलेक्ट करके भेजा गया। तो जनता तो इलेक्ट करके किसको भेजती है? जनता इलेक्ट करके तो सरकार बनाती है, और बाकी के ये सिलेक्शन होते हैं जो आपस में ही सेलेक्ट कर लिए जाते हैं एक दूसरे के द्वारा। तो फिर कौन सा प्रोसीजर अच्छा है? अच्छा तो हम भारत के लोग हैं, इसलिए यहां पर अपॉइंटमेंट के मामले में ये कन्फ्लिक्शन चल रहा था। ये इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि पब्लिक अथॉरिटीज इसमें बोलना बंद करें। वाइस प्रेसिडेंट को यह कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का ये डोमेन नहीं बनता, उनका ये सब्जेक्ट नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश को बरगलाने के लिए ना करें, वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश को ये करने के लिए मत करें, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जस्टिस करने के लिए है। जस्टिस उसी में होगी जिसमें कि कोई कन्फ्लिक्ट आएगा। मैं आपको न्याय सूत्र की बात बताता हूं, न्याय शास्त्रों की बात बताता हूं। गौतम ऋषि का लिखा हुआ एक न्याय सूत्रम है। न्याय सूत्रम में उन्होंने कहा कि जहां संशय होता है वहां पर ही प्रतिज्ञा करके वाद दाखिल किया जाता है, और वाद में एक प्रतिज्ञा की जाती है, फिर उसके प्रमाण दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ से भी प्रतिज्ञा की जाती है, उसके प्रमाण दिए जाते हैं। उन प्रमाणों की सत्यता देखने के बाद, यानी कि विषय की सत्यता देने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है। तो यहां पर बात यह आती है कि जब कोर्ट का काम सिर्फ वो है जिस मामले में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा हो, प्रोसीजरल मामले को या मैं कहूं पॉलिसी वर्क को डिसीजन करने का उनको अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा कहता है, पॉलिसी वर्क इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी बेंचें भी पहले कह चुकी हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। फिर यहां पर बात वहां की वहीं पर आ गई कि इस मामले में क्या अपॉइंटमेंट का मामला जुडिशियल रिव्यू का मामला है, क्या वो कोई डिसीजन है, कोलिजियम का जो रिकमेंडेशन है क्या वो कोई कन्फ्लिक्ट या संशय का डिसीजन है, कोई डाउट का डिसीजन है? अगर वो डिसीजन नहीं है तो क्या सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, और अगर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू नहीं है
तो फिर क्या है आखिर? तो फिर क्या ये मनमर्जी है? क्या ये आपकी डायरेक्शन अल्ट्रा वायरस है? क्या आपकी डिसीजन अल्ट्रा वायरस ये आपके संदेह के परे है? इन सब बातों पर चर्चा होते समय जो चर्चा हुई, वहां पर मामला ऐसे पहुंचा कि पूरे के पूरे देश को हिलाकर रख दिया और पूरे देश ने इस विषय पर अपनी राय रखी। हम सब जानते हैं, मैं आज ही इसको रिकॉर्ड करके पब्लिश करूंगा, तो आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में हजारों हजार कमेंट आने शुरू हो जाते हैं और उन कमेंटों को अगर आप वोट मान लें तो वोट जनता का किधर और किस पक्ष में जाता है आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूं कि कोई अच्छा कमेंट आ जाता है तो उसमें सैकड़ों तो लाइक्स आ जाते हैं, कोई बुरा कमेंट आता है तो उसमें सैकड़ों डिसलाइक आते होंगे, क्योंकि डिसलाइक यूट्यूब दिखाता नहीं है, फेसबुक डिसलाइक दिखाता नहीं, वो केवल लाइक्स दिखाता है। तो इस मामले में एक नई गणित आई, एक नई गतिविधि आई, और वो नई गतिविधि ये आई कि मामला चल रहा था और ये प्रशांत भूषण साहब प्रेजेंट हुए। प्रशांत भूषण साहब ने संजय किशन कौल साहब से पूछ लिया कि साहब हमारी तारीख आपने एज अर्ली एज पॉसिबल बताया था, तो रजिस्ट्री से वो मैटर कहां गायब हो गया? रजिस्ट्री से लिस्टिंग ही गायब हो गई। आखिर उस मामले की लिस्टिंग रजिस्ट्री से गायब कैसे हुई और कहां हुई और कब लगेगा मैटर? संजय किशन कौल साहब ने कहा कि ये मुझे मालूम नहीं है, निश्चित रूप से ये चीफ जस्टिस को मालूम होगा और ये मेरे संज्ञान में नहीं है। आप सोचो कि प्रशांत भूषण ने चिट्ठी में वो जिक्र किया है कि संजय किशन कौल साहब और धुलिया साहब ने ये बात कोर्ट में बैठकर कही है कि मैं मैटर सुनने को तैयार हूं, मैंने नहीं कहा कि मैटर नहीं सुनना चाहिए, मैं मैटर सुनने को तैयार हूं, मैं डायरेक्शन दे ही रहा हूं और समय समय पर मैं डायरेक्शन लगातार जारी कर रहा हूं। अटॉर्नी जनरल को बुलाकर बात की गई और केंद्र सरकार को सीधा लिखा गया, सीधा स्टेटमेंट दिया गया और सीधा अटॉर्नी जनरल के माध्यम से, और अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सरकार का व्यू जानने की कोशिश की गई। एज सून एज पॉसिबल इस पर डिसीजन लेने की बात की गई। इसलिए मैं तो मतलब कोर्ट का मानना था कि हम तो कर ही रहे हैं, ये वो कोर्ट है जो मैटर को सुन रही है, यानी कि इसको ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये जो चिट्ठी पत्री चलती है, कोई सेपरेट जज बैठा है, कोई सेपरेट जज के बारे में कमेंट किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन जो बेंच सुन रही होती है उसको हम कलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यानी कि दो जजों की बेंच जो इसको सुन रही थी वो कलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट हो गई और सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने जो मैटर सुन रहे थे उन्होंने ये कमेंट कर दिया कि हम मामला सुनने को तैयार हैं, लेकिन ये मामला क्यों नहीं रजिस्ट्री में लिस्ट हो रहा है मुझे पता नहीं, ये चीफ जस्टिस को मालूम होगा। जैसे ही मैं ये मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, लाइव लॉ नाम की एक वेबसाइट से ये मामला मैंने उठाया है, उसमें चिट्ठी का जिक्र किया गया है और उसमें इस चिट्ठी में लिखा गया है कि संजय किशन कौल साहब ने सीट पर बैठकर ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। अब इसके पीछे की आफ्टर मैथ बड़ी सारी लगाई जा रही है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर गए? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंफ्लिक्ट नहीं चाहते? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पिछले संडे को इस पब्लिक स्टेटमेंट आया था कि कोलिजियम और अपॉइंटमेंट को लेकर रस्साकसी चल रही है और ये एक बड़ा सब्जेक्ट रिव्यू का है कि आखिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये लगातार विवाद चल ही रहा है और कोई विवाद होना नहीं चाहिए। भारत में बेस्ट जजेस चुनकर आने चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस ने एक कार्यक्रम में स्टेटमेंट दे दिया। आप सोचो कि क्या चीफ जस्टिस के संज्ञान में मामला होगा? यह जो कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस के संज्ञान में होगा, तो क्या वाकई में चीफ जस्टिस इसमें पीछे हैं? मेरा मानना है कि रजिस्ट्री स्वतंत्र काम करती है और रजिस्ट्री का या तो ये फॉल्ट है। अगर ये रजिस्ट्री का फॉल्ट है तो फिर से सवाल खड़े होते हैं, क्या ये फॉल्ट है या ये टेक्निकल इग्नोरेंस है या फिर ये विलफुल इग्नोरेंस है या फिर ये केंद्र सरकार की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके अंदर का कोई खेल है? इस खेल के मामले में अभी खुलना बाकी है, लेकिन ये बात तो निश्चित है कि पिटीशन या तो डिसमिस की जाए। हालांकि मुझे याद आता है कि एक और ऐसा केस आया था जिसकी लिस्टिंग आज तक नहीं हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे देश में। एक केस आया था केशवानंद भारती के बाद। केशवानंद भारती में 13 जजेस बैठे हुए थे उस समय, जहां तक मुझे याद है 18 जजेस का टोटल कैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट की होती थी, उसमें से 13 जजेस बैठ गए।
उसके बाद 18 के 18 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें 15 उपस्थित हुए थे ऐसा बताया जाता है। कुछ सीनियर्स बताते हैं, इसका कोई मेरे पास एविडेंस नहीं क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। और उन्होंने 28 दिन तक इसकी सुनवाई करी। 28 दिन की सुनवाई में एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, ऑन हुज पिटीशन यू आर हियरिंग दिस, किसकी पिटीशन पर यह बात सुन रहे हो? तो उन्होंने कहा एडवोकेट इट्स एन पिटीशन ऑफ द तमिलनाडु, एडवोकेट जनरल तमिलनाडु या कोई और स्टेट, वहां के एडवोकेट जनरल खड़े हुए, उन्होंने कहा नो साहब, हमारी कोई पिटीशन नहीं है, हमने कोई रिव्यू नहीं डाला है केशवानंद भारती पर। इस बात के बाद वो बेंच डिसमिस हुई, और डिसमिस होने के बाद जब सारे जजेस बैठे हों, 28 दिन तक सुनवाई चली हो, और उसके बाद बेंच अपने आप डिसमिस हो जाए और उसकी लिस्टिंग का भी कोई सबूत ना मिले, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े काम होते रहे हैं। केशवानंद भारती के जजमेंट को इंदिरा गांधी के दबाव में बदलने के लिए भी ये किया जाता रहा है। तो आज अगर उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है तो या तो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, और संभवतः क्लैरिकल मिस्टेक ही होगी, क्योंकि पहले रजिस्ट्री को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री को पहले और भी तरीके से संज्ञान में दिलवाया जा सकता था कि भाई इसकी लिस्टिंग करो। इसकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली गायब कहां हो गई, वो लिस्ट में से, कॉज लिस्ट से कहां गायब होगी? हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स रूल 2017 का हवाला देते हुए कहा, इसके मामले में 2013 की जो रूल्स हैं उनको भी हवाला दिया, और कहा कि एक बार कॉज लिस्ट क्रिएट हो जाती है तो फिर वो मामला डिलिस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि डिसीजन ना हो सके। ऐसा पहले से रूल्स हैं। फिर जब कॉज लिस्ट में मामला था तो फिर कॉज लिस्ट में एक बार आने के बाद मामला कहां चला गया, वो डिलिस्ट कैसे हो गया, ये गंभीर प्रश्न है। मुझे लगता है इस पर तो अलग से सेपरेट केस भी डाला जा सकता था और इसको कहा भी जा सकता था, लेकिन मामला तो गंभीर है ही। आखिर हुआ क्या उस पिटीशन का, यह भी जानने की बात है, या फिर चीफ जस्टिस उस मामले में कहीं किसी एक स्टेज पर ये इसलिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं, देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये भी बात बड़ी अच्छी तो है, क्योंकि चीफ जस्टिस बड़े समझदार व्यक्ति हैं। 370 के जजमेंट में उन्होंने जो कमाल का जजमेंट लिखा है वो अपने आप में काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। पीछे उनके जो अभी डिसीजन हाल ही में आते रहे हैं, उन डिसीजंस में जो उनका राष्ट्रवादिता दिखी है, इसमें भी कोई शक नहीं कर सकता कि आखिर वो क्या चाहते हैं। हालांकि उनसे पहले के जजमेंटों के विषय में लोगों के अपने कुछ प्रश्न हैं, खास तौर से एलजीबीटीक्यू के मामले में उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न लगाए गए हैं, लेकिन बाकी एलजीबीटीक्यू और कुछ इस तरह के मामले छोड़कर सारे अच्छे जजमेंट उनके आए हैं, अच्छी रीजनिंग के साथ आए हैं। तो लेकिन वो रिटायरमेंट होने से पहले क्या कोलेजियम को हटाकर जो ओरिजिनल व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन की है, क्या उसी व्यवस्था में रिवर्स करना चाहते हैं या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलाना चाहते हैं? हालांकि ये लेटर का जवाब जब आएगा तो सही बात पता लगेगी। हो सकता है कि चीफ की अदालत में इस पर एक पिटीशन भी लेकर जाएं प्रशांत भूषण और उनसे पूछें कि आखिर ये डीलिस्ट होने का जो रजिस्ट्री का एक्ट है, रजिस्ट्री को दोषी ठहराया जाए, रजिस्ट्री के ऊपर केस किया जाए। लेकिन जो भी होगा हम सब उसको बैठकर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।